इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, जिसमें हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। तो फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचर के लॉज के बारे में पढ़ते हैं। नेचर के लॉज के बारे में मतलब जैसे अगर हमने पेन है हमारे पास, अगर हम इस पेन को ड्रॉप करते हैं तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, तो क्या लॉ है नेचर के। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही हम क्या करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने भी नेचर के लॉज हैं उनके बारे में हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो हमें जो ये नेचर के लॉज हैं इनको समझने के लिए कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो सारी ऐसी क्वांटिटीज जो कि फिजिक्स के लॉज को समझाने में एक्सप्लेन हेल्प करती हैं हमारी, वो सारी क्वांटिटीज कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऑल द क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, नेचर के लॉज के बारे में पढ़ते हैं, और उनको पढ़ने के लिए हमें जिन क्वांटिटीज की जरूरत होती है, जिन क्वांटिटीज की हेल्प चाहिए होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हैं। अगर हम बात करें डायरेक्शन के बेसिस पे, तो डायरेक्शन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड हैं, स्केलर और वेक्टर। और बात करें डिपेंडेंसी के बेसिस पे, तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे भी दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, मतलब डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट में डिवाइड है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट में डिवाइड है। पहली है स्केलर। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम। ये सब क्या है, इनके पास मैग्नीट्यूड तो है, मतलब मास है हमारे पास 1 kg मास है, तो मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन इस 1 kg की डायरेक्शन थोड़ा ना है कुछ। डेंसिटी है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी है मान लीजिए, तो इसकी डायरेक्शन थोड़ा ना है। वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम या 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम हमें गिवन है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ा ना है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो ये सारी क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर बात करें ऐसी क्वांटिटीज की जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन डायरेक्शन भी होती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे वेलोसिटी है, अगर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन है कि मैं यहां से यहां गया तो 2 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई, तो डायरेक्शन मुझे पता है, शॉर्टेस्ट लाइन जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट होती है, डायरेक्शन पता है। वेट है, जैसे हमारे पास मेरा वेट है 60 kg, तो डायरेक्शन है वेट की, मैग्नीट्यूड तो है ही 60 kg, और डायरेक्शन क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। ठीक है, टुवर्ड्स अर्थ डायरेक्शन है। फोर्स, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, जैसे मैं इस कॉपी पे फोर्स लगा रहा हूं, तो इसकी डायरेक्शन है, इसकी वैल्यू भी है कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और डायरेक्शन भी है कि इस साइड लग रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं कि डिपेंडेंसी के बेसिस पे कितने टाइप्स की होती हैं हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे दो टाइप्स की होती हैं। पहला टाइप हमारे पास आता है फंडामेंटल, या जिसे हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी। तो क्या होती है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। जैसे मास है, हमारा जो बॉडी का मास है वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है क्या, किसी और फैक्टर के कम या ज्यादा होने से हमारा मास कम या ज्यादा हो रहा है, नहीं होगा। हमारी जो लेंथ है वो अगर यहाँ से यहाँ तक की, इस कॉपी की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये फिक्स्ड है इतनी, तो ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है ना। टाइम है, टाइम किसी चीज पर डिपेंड करता है, नहीं करता है। तो ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, वो होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब समझेंगे इसका, देखिए जैसे वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे भी डिपेंड कर रही है और हाइट पे भी डिपेंड कर रही है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ये वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रही है और टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। वर्क डन क्या होता है,
वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फोर्स एज वेल एज ऑन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि ये मास पे भी डिपेंड कर रही है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रही है। लेकिन मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी, बिकॉज ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ध्यान रखना है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं। तो अब देखते हैं कि जैसे क्वांटिटीज जो ना तो वेक्टर होती हैं ना ही स्केलर होती हैं, उनको हम बोलते हैं टेंसर। द क्वांटिटीज विच बिहेव नाइदर एज स्केलर और नाइदर एज वेक्टर, उन्हीं को हम बोलते हैं टेंसर। जैसे हम सेंटर ऑफ मास, हमारे पास एक चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पॉकेट मनी के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा ना किसी पे डिपेंड है, पेरेंट्स खुद अर्न कर रहे हैं, तो पेरेंट्स एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। और हम क्या हो गया, हम पेरेंट्स पे डिपेंड है तो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, हम इस तरह से समझेंगे, ठीक है। और जो ना तो स्केलर होती हैं और ना ही वेक्टर, वो होती हैं टेंसर, उनको हम बोलते हैं टेंसर। एग्जाम्पल हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस चैप्टर में पूरा डिस्कशन ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में है, सेंटर ऑफ मास में। तो हम तब इसके बारे में खुल के डिस्कशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसे हम जिसमें मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं Q बराबर एन यू। एन हमारा होता है मैग्नीट्यूड और यू हमारा होता है यूनिट। ये Q से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी बराबर 10 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी क्या हो गया, हमारा Q हो गया, मतलब फिजिकल क्वांटिटी होगी वेलोसिटी। और ये 10 क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया n, और ये U क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, हमारी यूनिट होगी, ठीक है। जैसे एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, तो A हो गया हमारा Q क्वांटिटी है, 5 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, तो ये n, और ये मीटर स्क्वायर यूनिट है तो ये U। तो या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एन यू जो होगा वो कांस्टेंट है। एन यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे कि एन यू बराबर कांस्टेंट है तो N1V1 जो होगा वो N2V2 के बराबर होगा। तो हम अगर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम वही देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला कि N1U1 जो है वो N2U2 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि एन यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी। चाहे जैसे ये वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड में निकालो या सेंटीमीटर पर सेकंड में, दोनों क्या रहेंगी, बराबर। बस एन की वैल्यू क्या रहेगी, चेंज हो जाएगी। कैसे देखना, ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। तो ये हमारा N1 है, ये हमारा U1 है, N2 पूछ रखा है, U2 गिवन है। तो हमें पता है N1U1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो N2U2 के बराबर होता है। तो N1 तो हमें पता है, N1 कितना है 10, और U1 कितना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और N2 हमें निकालना है, और U2 कितना है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 10 इंटू, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, अपॉन सेकंड स्क्वायर बराबर N2 इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से N2 की वैल्यू हो जाएगी 1000। कितनी आ जाएगी, 1000। तो यहाँ से N2 हमारे पास आ गया 1000। तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। इस तरह से जो है हम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी हमसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 5, क्वेश्चन देखो क्या है कि 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे। तो कैसे करेंगे, ये हमारा N1 है, ये हमारा U1 है, और N2 हमें निकालना है और U2 हमें गिवन है। तो N1 है 5, ये हो जाएगा kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हमें निकालना है, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। हो जाएगा N2 इंटू ग्राम
इंटू सेंटीमीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो N2 हमारे पास आ गया 5, 1 2 3 4 5। तो इतना हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इतने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे हमने कन्वर्जन भी पढ़ा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, एन यू बराबर कॉन्स्टेंट है, तो क्या होगा, N1U1 बराबर N2U2। जैसे यहाँ पे हमने बोला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। देखिए यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर आया, तो ये N1 भी तो चेंज हुआ, तो टोटल जो प्रोडक्ट होगा इनका वो क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो ये मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पे यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो आगे हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है हमारे पास, जैसे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करते हैं, लेंथ, मास, टाइम वगैरह, तो सबसे पहले जो सिस्टम आया वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम आया। इसमें क्या हुआ, इसमें हम लेंथ को फुट में मेजर करते थे, मास को हम पाउंड में मेजर करते थे, और टाइम को हम करते थे सेकेंड में मेजर। तो इसे हम बोलते हैं एफ पी एस सिस्टम, और ये एक ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इसे ड्रॉप किया गया और एक नया सिस्टम आया जो कि था फ्रेंच का। ये फ्रेंच सिस्टम है, गॉसियन सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या किया कि लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना शुरू किया, मास को ग्राम में मेजर करना शुरू किया, एंड टाइम को सेकंड में मेजर करना शुरू किया। तो इसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम, ठीक है, गॉसियन सिस्टम, और ये एक फ्रेंच सिस्टम था। इसके बाद क्या हुआ, ये भी डेवलप्ड हुआ, और इसके बाद आ गया MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या हुआ कि लेंथ को हमने मीटर में मेजर करना शुरू किया, मास को केजी में, एंड टाइम को सेकंड में। तो ये हमारे पास फाइनल सिस्टम था, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया कि कहीं पे जो मेजरमेंट हो रही थी वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रही थी किसी किसी कंट्रीज में, कहीं पे इसके अकॉर्डिंग, और कुछ कंट्रीज MKS सिस्टम को अपना रही थी। तो फिर क्या हुआ, फिर जो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाया गया, मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुई, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स 1960 में हुई थी। इसमें क्या डिसाइड किया गया कि हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जो हर कोई फॉलो करेगा, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम होगा। मतलब किसी भी कंट्री में कोई भी मेजरमेंट हो रही होगी तो वो इस SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होगी। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली ये जो MKS सिस्टम था, ये इसी को मॉडिफाई करके SI सिस्टम बनाया गया, ठीक है। और इसीलिए इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, SI सिस्टम को हम रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या है SI सिस्टम, कैसे इसमें यूनिट्स दी गई, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग दो तरह की यूनिट्स हमें दी गई, एक दी गई बेस यूनिट और एक दी गई सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या दी गई, एक दी गई बेस यूनिट और एक दी गई सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बेस यूनिट क्या थी, तो बेस यूनिट है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी 7 बेस यूनिट, या हम बोल सकते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। स्कूल में सबसे पहले एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे पहला बनने वाला क्वेश्चन 11th की फिजिक्स से यही है कि नेम 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो वो कौन कौन सी यूनिट्स होंगी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमें अपने दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है, कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की होगी केजी, टाइम की होगी सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पेयर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। तो मीटर को M से डिनोट करते हैं, स्मॉल m, किलोग्राम को kg, सेकंड को SEC सेक, केल्विन को K से, एम्पेयर को कैपिटल है, कैंडेला को CD, एंड मोल को MOL। तो अगर हमसे कोई पूछता है SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो कौन कौन सी होंगी, रिपीट करेंगे फिर से, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास क्या होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब इनके अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। क्या होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल।
तो ध्यान रखना है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती है सॉलिड एंगल, उसकी यूनिट क्या होती है। तो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन और प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। मतलब प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में और सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं अब आपके सामने? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। याद करना बहुत ईजी है। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। रेडियन का सिंबल है RAD एंड सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन का सिंबल है SR, स्टेरेडियन। ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात की मीटर, मास, टाइम की, तो ये होता क्या है? जैसे अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। तो ये 1 मीटर होता क्या है? जैसे हम मास को केजी में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ऐसा यूनिट के में, तो ये केजी है क्या? और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो ये 1 सेकंड होता क्या है? तो अगर हम बात करें 1 मीटर क्या होता है, तो हम कैसे इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? लाइट 1 सेकंड में करती है 3 इंटू 10⁸ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल। तो अगर हम ये बोलें कि 1 मीटर क्या होता है, देखिए इस तरह समझेंगे कि एक्चुअल में जो लाइट है वो 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर जो है वो 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। इतना डिस्टेंस जो है वो लाइट 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। तो इसी को हम राउंड ऑफ करके कितना लिखते हैं? 3 इंटू 10⁸ मीटर लिखते हैं। तो ये लाइट जो है वो 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। कितने सेकंड में ट्रेवल करती है? 1 सेकंड में। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है 1 मीटर क्या होता है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10⁸ को हम ये लिख सकते हैं ना, 10⁸ की मल्टीप्लाई की तो पॉइंट हट जाएगा। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं 299792458। ये तो हमने राउंड ऑफ करके 3 लिखा है ना। लेकिन अगर हम राउंड ऑफ ना करें तो इसकी एक्चुअल वैल्यू ये होती है, इंटू 10⁸ की मल्टीप्लाई की तो ये डिजिट आ गई हमारे पास। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इतने मीटर डिस्टेंस जो है वो लाइट 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। तो अगर हम बोलें कि 1 मीटर डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रेवल होगा, तो 1/299792458 सेकंड में, तो वही होता है 1 मीटर। तो हमने वही बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 पार्ट ऑफ सेकंड। सेकंड के इतने पार्ट में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को बोलते हैं 1 मीटर। क्या बोलेंगे? पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1/, ये लिख दो, या 1/3 इंटू 10⁸ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ सेकंड, उसी को हम बोलते हैं मीटर। अब अगर हम मीटर की बात कर रहे हैं, तो कोई नहीं पूछेगा कि मीटर को क्या होता है, मीटर की डेफिनेशन लिखो, पूछेगा तो आप बता दोगे, और नहीं वैसे पूछा ही नहीं जाता इतना। लेकिन जो इसके कन्वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आगे। अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। अगर कोई पूछता है 1 माइक्रो में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻6। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। तो अगर बोलेंगे 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻10। 1 एक्स यूनिट का मतलब होता है 10⁻⁻13 मीटर। क्या होता है? 10⁻⁻13 मीटर। और 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। जो फर्मी है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेंथ की, सबसे स्मॉलेस्ट। अगर कोई यूनिट पूछता है लेंथ की तो वो फर्मी होती है। कितनी? फर्मी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻15। तो इतनी छोटी यूनिट है ये, देखो। अच्छा, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर हमें बहुत छोटे एरिया को मेजर करना है, बहुत माइन्यूट से एरिया को मेजर करना है, तो हम उसे मेजर करते हैं बाण में। किसमें मेजर करते हैं? बाण में, ठीक है। BARN बाण में। एक बाण में जो होते हैं 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻28 मीटर स्क्वायर।
और अगर हमें बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है, बहुत बड़ा डिस्टेंस मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर हम करते हैं अलग अलग यूनिट में। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आती है पहला, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं, ठीक है। सेकेंड, हम मेजर कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर की टर्म्स में। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि लाइट जो है वो एक साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब सोचो लाइट जो है वो एक सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो लाइट जो है वो 1 ईयर में कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो वो करती है 10⁻16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, ठीक है। इतना बड़ा डिस्टेंस है ये, ध्यान रखना है। और थर्ड, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने की जो हम करते हैं वो करते हैं पावर सेकंड की टर्म्स में। किसके टर्म में? पावर सेकंड की टर्म में। तो पावर सेकंड का मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकंड से। ये लार्जेस्ट यूनिट होती है। एक पैरालैक्टिक सेकंड में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। अब देखो लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं 10⁻16 और 1 पावर सेकंड में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा। तो पावर सेकंड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की, लार्जेस्ट यूनिट है फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? फर्मी 10⁻−15। और लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है? पावर सेकंड। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मास के बारे में, तो 1 kg मास क्या होता है? तो अगर हमें डिफाइन करना है 1 kg को, तो हम बोलेंगे प्लेटिनम आइरिडियम सिलेंडर का जितना ही मास होता है उसी को हम बोलते हैं 1 kg। क्या बोलते हैं? 1 kg। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि मास ऑफ प्लेटिनम आइरिडियम सिलेंडर इज कॉल्ड 1 kg। 1 kg किस को चीज को बोलते हैं हम? तो मास ऑफ प्लेटिनम आइरिडियम सिलेंडर इज कॉल्ड 1 kg, ठीक है, ध्यान रखना है। और 1 U में 1 एटॉमिक मास यूनिट में 1.6 इंटू 10⁻27 kg होते हैं। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अभी हम कन्वर्जन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में 1.6 इंटू 10⁻27 kg होते हैं। कोई अगर बोले टाइम क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, मतलब 1 सेकेंड को डिफाइन करो, तो हम बोलेंगे 1 सेकेंड क्या होता है? वो टाइम जिसमें सीजियम 133 एटम जो है वो कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करता है? 9192631770। इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करता है एटॉमिक क्लॉक में, उसी को हम बोलते हैं 1 सेकेंड। तो ध्यान रखना है, द टाइम इंटरवल इन विच सीजियम 133 एटम कंप्लीट इतने रिवॉल्यूशन वाइब्रेशन इन एन एटॉमिक क्लॉक, उसी को बोलेंगे 1 सेकेंड। खैर ये सब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में पूछता है कि कोई 1 सेकेंड क्या होता है, 1 kg क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है। हमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन बनता है फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, नेम 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो दूसरा क्वेश्चन जहां से बनेगा वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से बनेगा। फिलहाल हम देख लेते हैं कि टाइम को कन्वर्ट करने की क्या क्या कन्वर्जन्स होते हैं। तो मिली सेकेंड का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड। माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। नैनो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। एंड पीको सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻12 सेकेंड, ठीक है। पीको में कितने होते हैं? 10⁻12। तो ये ध्यान रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट यूनिट कि जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है, जिसमें हम माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, वहां पे जो टाइम की जो यूनिट होती है वो शेक होती है। क्या होती है? शेक। तो एक शेक में 1 शेक में 10⁻⁻8 सेकेंड होते हैं। 1 शेक में 10⁻⁻8 सेकेंड होते हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में सेकंड जो है वो एक बहुत बड़ी टर्म आ जाती है। 1 सेकेंड बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ा समय है। तो हम क्या करते हैं, बहुत छोटा समय लेते हैं जिसे हम बोलते हैं शेक। तो 1 शेक में 10⁻⁻8 सेकेंड होते हैं। सेकेंड का इतना पोर्शन देखो, इतना छोटा यूनिट होती है टाइम की। तो ध्यान रखना है टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? शेक। और 1 शेक में कितने सेकेंड होते हैं? 10⁻⁻8 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और ये फिर से वही आगे की क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये ध्यान रखना है हमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। और अगर प्रेशर की बात करें तो जो प्रेशर की यूनिट होती है वो बार होती है। क्या होती है? और बार। और एक बार में जो होते हैं वो
5 पास्कल होते हैं, और स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है प्रेशर की वो टोर होती है। क्या होती है? टोर। और एक टोर में क्या होते हैं? 1 mm ऑफ Hg। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नोट करके ध्यान रखना है कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर, बिगेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की बिगेस्ट यूनिट क्या होती है? बार। और एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं इनके ऊपर ऐसे कन्वर्जन के, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर टोर, TORR, टोर। और एक टोर में 1 mm ऑफ Hg होता है। एक टोर में 1 mm ऑफ Hg होता है। अब हम बात करते हैं, चलिए, कि इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से देखने को मिलते हैं, कैसे क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पार सेकंड आर देयर इन 1 मीटर। अभी तक हमने कन्वर्जन, मैंने कहा था ये याद रखना है, पार सेकंड में कितने मीटर होते हैं, कितने लाइट ईयर होते हैं। अब उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं कि हाउ मेनी पार सेकंड आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने पार सेकंड होते हैं? तो हमें पता है कि एक पार सेकंड में कितने होते हैं? 3.26 लाइट ईयर होते हैं ना। तो 3.26 इंटू 1 लाइट ईयर में कितने होते हैं? 3 पढ़ा था? 1 पार सेकंड में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। तो 3.26 लाइट ईयर होते हैं। और 1 लाइट ईयर में कितने होते हैं? 1 लाइट ईयर में जो है 9.467 इंटू 10⁻⁻15, मतलब 10⁻16 मीटर होते हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कि 1 पार सेकंड बराबर 3.26 इंटू 10⁻16, क्योंकि 1 लाइट ईयर में कितने होते हैं? 10⁻16 मीटर होते हैं। तो इतने मीटर होते हैं। तो बोल रखा है 1 मीटर में कितने पार सेकंड होंगे। तो हमने बोला 1 पार सेकंड में इतने मीटर होते हैं, तो हम इसे उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं कि 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर जो होते हैं वो 1 पार सेकंड होते हैं। ये भी तो बोल सकते हैं हम कि 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर 1 पार सेकंड में होते हैं। तो हमें बोलूंगा अगर 1 मीटर में कितने पार सेकंड होते हैं, तो 1/3.26 इंटू 10⁻16। यहाँ पे हमने क्या किया? यूनिटरी मेथड लगाया, ठीक है। यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगा तो आंसर हमारा लगभग आ जाएगा 3.25 इंटू 10⁻17 पार सेकंड। इतने पार सेकंड हो जाएगा। एग्जैक्ट लगभग अप्रोक्स में आंसर है 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा, लेकिन ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? यूनिटरी मेथड लगाना है कि अगर 10 एप्पल जो है वो इतने 100 रुपए के हैं, तो एक एप्पल कितने रुपए का होगा? तो 10/100/10 कर देंगे। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना कम है। तो कितने प्रोटॉन को मिला के हम 1 kg का मास तैयार कर सकते हैं? 1 kg तो बहुत हो जाएगा, 1 ग्राम बोलते हैं, ठीक है। 1 ग्राम कर देते हैं इसे, कि कितने प्रोटॉन को मिला के हम 1 ग्राम का मास तैयार कर सकते हैं। तो हमें एक चीज पता है कि जो टोटल मास होगा, टोटल मास 1 ग्राम, वो किसे मिला के होगा? मास ऑफ एक प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इंटू टोटल प्रोटॉन। भैया एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो टोटल प्रोटॉन कितने होंगे कि मास कितना हो जाए? 1 ग्राम हो जाए। तो यहां से मास हमें बोल रखा है 1 ग्राम। एक प्रोटॉन का मास है 1.6 इंटू 1.67 10⁻⁻27 kg इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक काम करते हैं, ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो इसे क्या करते हैं? इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10⁻³ kg। इस तरह बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास आ जाएंगे 10⁻³ kg अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो हमारा आंसर आएगा 5.99 लगभग, इंटू ये ऊपर जाएगा, ये बचेगा 10⁻23। ये प्लस हो जाएगा ना ऊपर जाके। तो लगभग हमारा आंसर जो है वो इतना आने वाला है। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी AMU एटॉमिक मास यूनिट वुड मेक अप 1 kg।
कितने एटॉमिक मास यूनिट को मिला के 1 kg बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें देखना है कि एटॉमिक मास यूनिट और केजी में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन हमें पता है कि रिलेशन होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होते हैं। ये तो होता है 1.67 भी लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 67 लिया था, यहाँ पे 66 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने होते हैं। तो हमें पूछ रखा 1 kg में कितने AMU होंगे, तो इसे हम उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg में 1 AMU है। तो 1 kg में कितने होंगे, तो 1 kg में कितने होंगे 1/1.66 इंटू 10⁻⁻27 AMU। तो आंसर आ जाएगा लगभग, इसे जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 इंटू 10⁻26 AMU आएगा। ये मैं जो है ना अप्रॉक्स में सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसे एग्जैक्ट सॉल्व करके देख सकते हो कितना आएगा एग्जैक्ट आंसर। मैं आइडिया से सॉल्व कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से इनके रिलेशन पे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, हमें ये तो पता है कि 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो अब हमें ये पता करने के लिए क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है कि 1 लाइट ईयर और 1 मीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमें पता है 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं 1 लाइट ईयर में, या इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻16 मीटर, ठीक है, राउंड ऑफ करके 10⁻16 मीटर। तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे 1/10⁻16 लाइट ईयर। तो इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये फिर कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा लगभग 10⁻16 लाइट ईयर। तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं 10⁻16 लाइट ईयर होते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।